नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। विषय इतिहास और राजनीति विज्ञान। घटक है पर्यटन और इतिहास। पर्यटन शब्द जब हमारे कानों में गूंजता है तो हमें बहुत सारी सुंदर, रोचक, मनोरंजक ऐसी बातें हमारे जहन में घूमने लगती हैं और हमें लगता है कि हमें कहीं पर अब घूमना चाहिए। तो पर्यटन में क्या क्या है ये हम देखेंगे आने वाले स्लाइड्स पर। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थी क्या क्या समझ सकेंगे। तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि पर्यटन क्षेत्र में इतिहास उपयोगी होता है, इस बात की जानकारी होगी। क्योंकि पर्यटन और इतिहास सुनने में दो अलग अलग मुद्दे लगते हैं। इतिहास एक विषय है ना, अभी तक यही मन में एक बात रहती कि इतिहास मतलब एक विषय है, हमें पढ़ना है, और पर्यटन मतलब अरे वाह, धमाल मस्ती, घूमना। तो इन दोनों का क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। हमारे देश में यानी भारत देश में उपलब्ध पर्यटन क्षेत्र के अवसरों को स्पष्ट करना। पर्यटन के कारण बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, इसकी जानकारी होना। और इतिहास और पर्यटन के बीच में आखिर संबंध क्या है, इनका सह संबंध क्या है, यह समझना। 8 पर्यटन और इतिहास भाग 3। इस पाठ में हम जानेंगे जिन मुद्दों के बारे में, वे निम्नलिखित हैं। पर्यटन का विकास, ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर, और महाराष्ट्र में पर्यटन। कितने सुंदर चित्र हैं आपके सामने। कहीं पर पहाड़ों की वादियां हैं तो कहीं किसी नदी की लहरें हैं, जहां पर लोग अपने आध्यात्मिक, अपनी आस्था, अपने विश्वास के लिए आए हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मानव निर्मित भव्य भवन हैं और लोग इन्हें देखना चाहते हैं। ये सब चीजें कब हमारे सामने आती हैं? जब एक शब्द प्रकट होता है, पर्यटन। तो आखिर पर्यटन का इन सारे चित्रों से क्या संबंध है? देखा जाए तो हमारे देश में यानी भारत देश में पर्यटन की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। यहां पर लोग प्राचीन काल से ही तीर्थाटन किया करते थे। तीर्थाटन मतलब देश के कोने कोने में स्थित जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारी आस्था के स्थल हैं, हमारी धार्मिक श्रद्धा के प्रतीक हैं, ऐसे स्थानों का पर्यटन लोग करते थे। और कुंभ मेला जैसे आयोजन आज भी उसी जोर शोर से किए जाते हैं। तो ऐसे जगहों पर हमारे जनमानस जाया करता था और ये तीर्थाटन कहलाता था। तीर्थाटन जो है वह एक प्रकार का पर्यटन ही है। हम एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं को समझने के लिए, सांस्कृतिक विविधताओं को जानने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान हम जाते रहे हैं, और यह हमारा सांस्कृतिक पर्यटन होता है। कई बार हम मनोरंजन के लिए, विशुद्ध मनोरंजन के लिए हम घूमते हैं। हमारे गांव के आसपास मेला लगता था पहले, इन मेलों में हम पूरे गांव के गांव उमड़ घुमड़ कर लोग जाते थे यहाँ पर। तो यह जो था, ये सब सभी कुछ पर्यटन का ही एक छोटा सा स्वरूप है। तो कहा जाए तो पर्यटन की परंपरा हमारे देश में हमेशा से रही है, चाहे वो स्थानीय पर्यटन रहा हो, चाहे वो
अंतर्देशीय पर्यटन रहा हो या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन रहा हो, या पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करना जिसे हम कहते हैं अध्ययन करने के लिए दूर दूर तक जाते थे विद्वान, तो यह सब जो था यह पर्यटन का ही एक प्रकार है। आइए देखते हैं पहले मुद्दे के बारे में। पहला मुद्दा है पर्यटन का विकास। पर्यटन का विकास किस तरह से होना चाहिए? तो सर्वप्रथम जरूरी है कि लोगों में पर्यटन के प्रति एक उत्साह विकसित किया जाए, एक उनका दृष्टिकोण में उनके बदलाव लाया जाए। इन शॉर्ट हम कहें तो देशी और विदेशी पर्यटकों में उद्बोधन और जन जागरण उत्पन्न करना। उद्बोधन करना मतलब उनके मन में पर्यटन के प्रति एक नए दृष्टिकोण का विकास करना। यानी पर्यटन केवल घूमने के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि शैक्षणिक भी हो सकता है, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, है ना, हर तरह के पर्यटन की सुविधा आजकल मिलती है। तो सबसे पहले लोगों के मन में ये एक जागरूकता पैदा करनी है कि पर्यटन करना चाहिए। पर्यटन जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। और जब इस तरह का दृष्टिकोण विकसित होता है तो हम देखते हैं कि कितने सारे लोग यात्रा पर निकल पड़े हैं अपने सामान को पैक कर कर। कोई किसी ने कंधे पर अपने बैग लटकाए हुए हैं, तो किसी ने ट्रॉली वाले बैग लिए हैं, तो किसी ने हाथ में कुछ सामान लिया हुआ है। तो चले हम भी पर्यटन पर। लेकिन पर्यटन पर जाने से पहले या पर्यटन पर निकलने से पहले ये देखना है कि पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से हैं, किन मुद्दों को फॉलो करने से पर्यटन का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। यात्रा में मिलने वाली सुख सुविधाएं पर्यटकों की एक बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सुख सुविधाओं का मतलब यहाँ पे ऐशो आराम से नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं से संबंधित जो बातें हैं। जैसे हम जब यात्रा के लिए निकलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है परिवहन, यानी आवागमन के साधन। और वो साधन चलेंगे किस पे? तो अच्छी सड़कें। तो ये और इसके साथ साथ वो यात्रा सुरक्षित भी हो, दुर्घटना से बचाव हो, बीमारी से बचाव हो, यानी हर तरह की सुरक्षा भी जो है वो पर्यटक की एक आवश्यकता होती है। दूसरा मुद्दा आता है यात्रा में स्वच्छता गृहों की सुविधा। मनुष्य के कुछ प्राथमिक जो जरूरतें होती हैं, जैसे हम भोजन करना, सांस लेना, ये तो प्राकृतिक है। उसके बाद भोजन करना, भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। इसके अलावा मल मूत्र का त्याग करना, यानी टॉयलेट जाना, वॉशरूम का यूज करना, है ना। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम जब यात्रा पे निकले हैं, बस में है, तो बस में तो बाथरूम होता नहीं है। जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो भाई ट्रेन में तो चलो बाथरूम मिल जाता है, लेकिन हम बस में हैं, टैक्सी में हैं, कार में हैं, मिनी बस में हैं, तो इस तरह से यदि हम यात्रा में हैं तो हमें टॉयलेट की सुविधा कहाँ मिलेगी, वॉशरूम की सुविधा कहाँ मिलेगी? तो हम रास्ते में जगह जगह पे पड़ाव रहते हैं, हॉल्ट रहते हैं, तो वहां पर वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। क्योंकि हम कई बार देखते हैं, अभी आज के समय में तो हर जगह ये स्वच्छता गृहों की सुलभ शौचालय की सुविधा मिल गई है, लेकिन पहले ऐसी सुविधा कम मिलती थी। तो हम कई बार देखते थे कि पुरुष वर्ग जो था तो वो तो रास्तों पर भी ये अपनी इन प्राकृतिक क्रियाओं से निपटारा कर लेते थे, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ही एक असमंजस वाली स्थिति होती थी, तकलीफ वाली स्थिति होती थी, तो ये एक समस्या आती थी। लेकिन अब स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत और इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के अंतर्गत जगह जगह पे स्वच्छता गृह बनाए गए हैं। और आजकल तो हाईवेज वगैरह पर भी आपको ई टॉयलेट्स भी मिल जाते हैं। तो जितने स्वच्छता गृहों की जो उपलब्धता जितनी अच्छी होगी, उतने यात्री जो है वो निश्चिंत होकर सफर कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा मुद्दा आता है उत्तम श्रेणी के निवास स्थान, यानी हम कहाँ रहेंगे। 24 घंटा तो हम बस में या ट्रेन में या गाड़ी में सफर नहीं करते रहेंगे। एक समय आएगा कि हमें कहीं रुकना है, और हम जहां घूमने गए हैं वहां भी तो हमें कहीं ना कहीं होटल में रुकना है। तो रुकने की जो सुविधा है, अच्छे रूम मिले,
जरूरी नहीं है कि हर जगह 5 स्टार और 7 स्टार होटल हो, मध्यम श्रेणी के भी निवास स्थान हो जहां पर बेसिक सुख सुविधा हो, अच्छे कमरे हो, साफ सुथरे बिस्तर हो, साफ सुथरे बाथरूम हो, खाना ढंग से मिल सके। तो उत्तम श्रेणी के निवास स्थान भी अच्छी तरह से मिले तो पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, लोगों को बढ़ावा मिलता है कि हाँ अभी चलो हम घूमने जाएंगे तो हमें कम से कम ये सब तकलीफें नहीं उठानी है। और एक दूसरी आवश्यकता है दिव्यांग पर्यटकों की आवश्यकता। फिजिकली चैलेंज्ड लोग, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी रूप में शारीरिक रूप से कुछ काम करने में अक्षम होते हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे रैंप की सुविधा, यदि वो हमारे दिव्यांग पर्यटक जो है, दिव्यांग भाई बहन जो हैं, यदि वो व्हील चेयर पर हैं तो व्हील चेयर यदि कहीं होटल में चलना है तो रैंप की सुविधा हो। आजकल आपने अपने स्कूलों में भी देखा होगा कि आपके स्कूल्स में भी रैंप बनाए गए रहते हैं ताकि दिव्यांग जो बच्चे हैं वो आसानी से आ जा सकें। तो उनके लिए टॉयलेट्स में अलग तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, बस में या ट्रेन में अलग ढंग से बैठने के लिए, उनको चढ़ने उतरने के लिए सुविधा की जरूरत होती है। तो यदि हम दिव्यांग पर्यटकों की आवश्यकता पर भी ध्यान दें और उसके हिसाब से भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं, यानी अपने होटल, अपने बसेस, ट्रेन, अपने टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स उस हिसाब से बनाएं, तो दिव्यांग पर्यटकों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा हम पर्यटकों को और ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं जिनसे पर्यटक आकर्षित हों और पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भाषा की जानकारी। हम जनरली ऐसा होता है कि हम अपनी स्थानीय भाषा या अपनी मातृभाषा के अलावा हिंदी और इंग्लिश की जानकारी रखते हैं। ये तो एक कॉमन सिनारियो चल रहा है आजकल। इसके अलावा यदि हम किसी अन्य भाषा की जानकारी रखते हैं, किसी विदेशी भाषा की जानकारी या भारत के किसी अन्य राज्य में बोली जाने वाली भाषा की जानकारी, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका वो निभाते हैं ये जानकारी। यदि कोई पर्यटक मान लीजिए उड़ीसा राज्य से आया महाराष्ट्र में, तो यहाँ तो हम हिंदी, मराठी, इंग्लिश इस तरह की जानकारी कॉमन है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी होटल में उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, कोई ऐसा मैनेजर मिलता है या ड्राइवर, इस तरह से कोई गाड़ी का ड्राइवर मिलता है जिसे उड़िया भाषा की जानकारी हो, तो वो जो उड़ीसा से आने वाला पर्यटक है वो कितना सहज महसूस करेगा और उसे कितनी खुशी होगी, अरे वाह यहाँ पे कोई मेरी भाषा को जानने वाला भी है तो मैं अपनी बात आसानी से रख सकता हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उड़िया में रहने वाले को अच्छी इंग्लिश आती हो या बहुत अच्छी हिंदी आती हो या मराठी, तो आने के हम सोच नहीं सकते। तो यदि इस तरह से हम अन्य भाषाओं की जानकारी रखें, इसी तरह विदेशी भाषाओं की जानकारी, चाहे वो फ्रेंच भाषा हो, जर्मन भाषा हो, जापानीज हो, चाइनीज हो या अन्य अरेबिक भाषा हो, पर्शियन लैंग्वेज हो, यानी बहुत सारी भाषाएं हैं जिन्हें हम यदि जानते हैं। सब भाषाओं को जानना मुश्किल होता है लेकिन कुछ भाषाओं को तो हम थोड़ा बहुत जान ही सकते हैं। और भाषा को जानना और भाषा को बोलने का मतलब वहां का जो साहित्य है उस पर कमांड रखने की अपेक्षा नहीं होती है। अपेक्षा कैसी होती है कि हम अपने पर्यटक से, अपने टूरिस्ट से बोलचाल की भाषा में, दैनिक आवश्यकताओं की भाषा में उस बात कर सकें, उसकी दैनिक आवश्यकताएं कौन सी हैं उसको हम बता सकें, उससे पूछ सकें। तो एक सहज कम्युनिकेशन, जो वार्तालाप की भाषा होती है, वो अपेक्षित होती है। तो यदि हमें अनेक भाषाओं की जानकारी होती है, हमें यानी उस टूरिस्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले को, होटल के मैनेजर को, होटल में वेटर को, या वहाँ गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को, या वहाँ पे गाइड के रूप में काम करने वाले लोगों को, इस तरह के रूप में जो लोग काम करते हैं, यदि उन्हें अनेक भाषाओं की जानकारी होती है तो पर्यटकों को भी बहुत सहजता महसूस होती है और इंडस्ट्री का काम तो अच्छे से चलता ही है। उसी तरह विश्व स्तर की महत्वपूर्ण भाषाओं में जानकारी पुस्तिकाएं उपलब्ध कराना। जैसे यदि भारत में कोई विदेशी पर्यटक आ रहे हैं तो उनसे हम अपेक्षा करें कि वो हिंदी में हमारी पुस्तक पढ़ लेंगे या मराठी में लिखी पुस्तक पढ़ लेंगे या तमिल में लिखी पुस्तक वो पढ़ सकता है, तो ये हमारी कमी होगी। हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई जर्मनी में रहने वाला व्यक्ति वो तमिल पढ़ सकता है
वो हिंदी पढ़ सकता है। तो ऐसे समय पर जब हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं या अन्य राज्यों से पर्यटक आते हैं, तो एक किसी अनेक भाषाओं में यदि उस स्थान की जानकारी पुस्तिका उपलब्ध हो सकती है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्टर होता है पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में। तो वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, मराठी हो, कश्मीरी हो, पंजाबी हो, मतलब अनेक भाषाओं में, वो भारतीय भाषाएं भी और भारत के बाहर बोली जाने वाली भाषाएं भी। तो भारतीय भाषाओं में यदि पुस्तक उपलब्ध है तो भारत के अनेक राज्यों से आने वाले लोगों के लिए सहजता होती है। और यदि इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच इस तरह की भाषाओं में पुस्तक उपलब्ध हो तो विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधा हो जाती है। तो विश्व स्तर की जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, इनमें यदि हम पुस्तिकाएं उपलब्ध करा सके तो पर्यटन की दिशा में यह एक कारगर कदम हो सकता है। मार्गदर्शिकाएं और मानचित्र, यानी ट्रैवल गाइड और एटलस, नक्शा। मानचित्र मतलब नक्शा। तो जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए और हमें उस स्थान की जानकारी वहां के मानचित्र के द्वारा यदि उपलब्ध हो जाती है, तो हमें न केवल वो स्थान जहां हम गए हैं बल्कि उसके आसपास और कौन कौन से स्थान हैं उसकी भी जानकारी मिल जाती है। और उस स्थान के बारे में तो सारी जानकारी कि वहां पे हम कैसे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहाँ रास्ता है, कहाँ बड़ा रास्ता है, कहाँ गली है, कहाँ पगडंडी है, कहाँ शहर है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ मंदिर है, इस तरह की जानकारी हमें मिल जाती है। तो यदि मानचित्र और ट्रैवल गाइड सब जगह उपलब्ध हो तो पर्यटकों को बहुत आसानी हो जाती है। अन्यथा कई बार होता है कि हम रास्ता भटक जाते हैं या हम वहां पहुंचते हैं, हमें 2 ही जगह मालूम है घूमने की और हो सकता है वहां और भी 4-5 जगहें हो आसपास पर्यटन की दृष्टि से। तो ऐसी सब जानकारी हमें वो मानचित्र में और ट्रैवल गाइड में मिल जाती है। तो ये सुविधाएं यदि उपलब्ध हो तो पर्यटन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐतिहासिक स्थान जो हैं इनका संरक्षण करना है। देखिए बच्चों, 2 शब्द आ रहा है, संरक्षण और संवर्धन। संरक्षण करना मतलब जो ऑलरेडी है उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको संभालना है जो हमें मिला है विरासत में। और संवर्धन यानी वो उसको इस तरह से संजो कर रखना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो विरासत उपलब्ध हो। जैसे आज हम 400 साल पहले पुराना ताजमहल हम देखते हैं, आज हम 600 साल पुराना कुतुब मीनार हम देखते हैं, आज हम 1000 साल 1200 साल पहले बना हुआ सूर्य मंदिर हम देखते हैं, आज हम्पी के मंदिर हम देखते हैं, कोणार्क का टेम्पल हम देखते हैं, खजुराहो के मंदिर हम देखते हैं, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, जैन मंदिर हम देखते हैं। यानी ये सारी चीजें जो आज तो नहीं बनी हुई हैं, ये 1000-1500 साल पहले बनी हुई है ना। हम सारनाथ में जाते हैं, वहां पे हम अशोक के द्वारा बनाए हुए स्तूप हम देखते हैं, हम सांची का स्तूप देखते हैं। तो अशोक कब हुआ था? तो हम आज से लगभग 2200-2300 साल पुरानी चीज को देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी आने वाली पीढ़ी भी देख सके, उससे भी पता चले कि भाई हमारी विरासत कितनी समृद्ध है, हम कितने बड़े देश में पैदा हुए हैं। तो ये सब चीजों के लिए संरक्षण और संवर्धन दोनों जरूरी है। ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमें प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक ऐतिहासिक स्थानों की विरासत प्राप्त है। हमें प्राकृतिक संपन्नता की विरासत भी प्राप्त है। हम यदि देखते हैं तो हमारे पास कश्मीर जैसे स्वर्ग है, हमारे पास हिमालय की श्रेणियों, पर्वत श्रेणियों में बसे हुए अनेक बहुत बड़े सुंदर सुंदर स्थान हैं। ऐसे अनेक जगह हैं। यदि हम भारत का ही पर्यटन करने के लिए सोचें तो भारत में इतनी जगहें हैं कि हमारी उम्र कम पड़ जाएगी और पर्यटन के स्थान कम नहीं पड़ेंगे। तो चाहे वो प्राकृतिक विरासत हो, चाहे वो आधुनिक ऐतिहासिक हो, चाहे मध्ययुगीन ऐतिहासिक हो या प्राचीन ऐतिहासिक हो। हमारे पास भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं जहां पर आदि मानव, जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, अश्मयुगीन मानव जब कैसे रहता था, यानी आज से लाखों साल पहले की हमारे पास वो ऐतिहासिक विरासत है। वहां आज भी देश विदेश से वहां पे शोधकर्ता वहां पर आते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ऐसी एक विरासत हमारे पास है। हमारे पास मोहनजोदड़ो
कि खुदाई से प्राप्त अनेक विरासत है। धौलावीरा जैसा बंदरगाह प्राचीन काल का, अति प्राचीन काल का, प्राचीन काल मतलब एंशियंट टाइम का, वो हमारे पास उपलब्ध है। आधुनिक विरासत और मध्ययुगीन में तो हम देख, उससे तो हमारा इतिहास भरा पड़ा है, मध्ययुगीन विरासत से और आधुनिक विरासत से। चाहे वो हम दिल्ली के मशहूर लाल किले को देखें, चाहे हम इसको ताजमहल देखें, चाहे हम आगरे का किला देखें, न केवल दिल्ली में बल्कि भारत के अनेक राज्यों में ऐसी अनगिनत विरासतें मौजूद हैं और इनको संभालना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यदि इन्हें हमने संभाल लिया तो हमारे लिए पर्यटन एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में हमें वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। जैसा कि हमने बात की अभी कि हमें कई ऐतिहासिक स्थानों की विरासत प्राप्त है और उसके साथ साथ प्राकृतिक संपन्नता की विरासत भी मिली है। अब इस विरासत के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार है प्रकृति निर्मित यानी प्राकृतिक विरासत और दूसरी है मानव निर्मित यानी सांस्कृतिक विरासत। अब हम देखते हैं जंतर मंतर वेधशाला, घारापुरी मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफाएं, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज रेल स्थानक, भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल, ऐसी अनेक जो हमारे पास ये विरासत है, ये हमारी ऐतिहासिक मानव निर्मित विरासतें हैं। इनका निर्माण किसी न किसी कारीगर ने, किसी न किसी वास्तुकार ने किया है। इसी तरह हम देखें तो कास पठार, महाराष्ट्र का कास पठार पश्चिम घाट में स्थित है और यह विश्व की प्राकृतिक विरासत स्थलों में से एक है। यहां पर कुछ विशेष मौसम में ऐसे विशिष्ट फूल खिलते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां यहां पैदा होती हैं जिनका अध्ययन करने के लिए देश विदेश से लोग आते रहते हैं। अब अजंता की गुफाएं यानी अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की, यह मानव निर्मित गुफाएं हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी विरासत है हमारे पास। तो इस तरह से प्राकृतिक विरासत यानी और मानव निर्मित विरासत दोनों हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कुछ चित्रों को और जिस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। यहाँ दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ किसी गुफा की कोई दीवार है उस पे लिखा हुआ है, यहाँ पेड़ पर बड़ी सुंदर आकृति बनाई गई है और यहाँ पर कोई हमारा स्थान है और उस स्थान पर चौक से या कोयले से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? ये हमारे कुछ प्राकृतिक धरोहरें हैं, कुछ हमारी ऐतिहासिक विरासतें हैं। और आपने भी कई बार ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया होगा कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें इस तरह की चीज़ें वहाँ दिखाई पड़ती हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ पर हमने अपना नाम लिख दिया तो जितने पर्यटक आएंगे देखने के लिए वो सब हमारे नाम को भी याद रखेंगे, लेकिन यह सब एक निरी मूर्खता का काम है। अब इस पेड़ को, इस तने को खुरच खुरच कर ये लिख दिया तो इससे इसका नाम नहीं याद रहेगा, बल्कि जब जब इसको देखेंगे इस व्यक्ति पे हमें क्रोध आएगा कि इसने कितने सुंदर पेड़ को बिगाड़ के रख दिया। यह हमारी ऐतिहासिक विरासतों का स्थान है, यहां पर आपने इसको गंदा कर दिया, तो ये कौन सी बुद्धिमानी का काम है? तो इन ऐतिहासिक विरासत के स्थानों का विद्रूपीकरण करना यानी उन्हें गंदा करना, उन्हें विद्रूप बनाना, उन स्थानों की दीवारों पर लिखना अथवा पेड़ों पर उकेर कर लिखना, पुरानी वास्तु को भड़कीले रंगों में रंगना, परिसर स्थानों पर सुविधाओं का अभाव होना, इससे स्वच्छता नहीं होती है, अस्वच्छता बढ़ती है, गंदगी बढ़ती है। तो ऐसी बातों को टालना चाहिए और तभी इन ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ऐतिहासिक स्थानों का संवर्धन, अब ये किसी हम देख रहे हैं कोई प्राचीन किसी इमारत का खंडहर हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां हम देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र। अब ये जो चित्र है ये समय के साथ धूमिल पड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ इनको मेंटेन करना पड़ता है। हम लोग कहते हैं ना घर में हमको हम छोटा सा सामान भी खरीदते हैं तो हमें उसको साफ सफाई के द्वारा मेंटेन करना पड़ता है, तो ऐसे ही इन चित्रों को हमें मेंटेन करना है, संजोना है और सरकार इसके लिए प्रयास भी करती रहती है। इसके लिए अलग अलग संस्थाएं
अलग अलग टीम का गठन हुआ है और उस टीम में एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अनेक केमिकल्स के द्वारा ऐसे चित्रों का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, ताकि इनकी लाइफ टाइम और बढ़ जाए। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कुछ प्राचीन चित्र हैं और ये जो चित्र हैं धूमिल पड़ गए हैं, फीके पड़ गए हैं। तो ऐसे चित्रों का और ऐसे मूर्तियों का संवर्धन किया जाता है। अब यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये देखो पूरी गुफा बनी हुई है अच्छे से, कहीं गुफा है या कोई महल है, जो भी स्थान है। अब यहाँ का ये खंबा एक टूट गया है, ये देखो यहाँ पर भी ये खंबा हमें टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार तो ये खंबे प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूट जाते हैं, कई बार कुछ आक्रांता या आक्रमणकारियों के द्वारा इनको तोड़फोड़ की जाती है। तो अब इनको यदि हम सहारा इस खंबे को ना दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, और सालों में ये भवन की जो नींव है, जो इसका आधार है, ये कमजोर होने लगेगा। तो इनको थोड़ा सा सपोर्ट करके यदि इसको संभाल दिया तो ये जो ऐतिहासिक विरासत का स्थान है हमारी, ये और लंबे समय तक बना रहेगा। अब ये देख रहे हैं हम, ये भी किसी प्राचीन गुफा में बना हुआ चित्र है। अब देख रहे हो यहाँ पे अब चित्र जो है कहीं कहीं इसके रंग जो है उखड़ रहे हैं और ये हमें कहीं कहीं फीका दिखाई दे रहा है। तो इसको संभालना है, इसका संवर्धन करना है। और इसके जो हमारे हेरिटेज डिपार्टमेंट होता है, जो विश्व विरासत को देखते हैं, अपने देश की विरासतों को देखते हैं, ऐसे जो टीम है, जो संस्था है, वो इनको संभालती है, इनका संरक्षण करती हैं, इनका संवर्धन करती है। इन पर अलग अलग प्रकार के रासायनिक लेप लगाए जाते हैं और अनेक अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें संभाला जाता है। तो इस तरह से हम अपने ऐतिहासिक स्थानों का संवर्धन कर सकते हैं और करते भी हैं। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर। क्योंकि हम कोई भी काम हम जब करते हैं, तो उसमें हम रोजगार की बात भी हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो पर्यटन के कारण तो अनगिनत लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होता है। कैसे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले यदि विदेशी पर्यटकों की हम बात करें तो विदेशी पर्यटकों द्वारा देश को इनकम होती है, फॉरेन करेंसी मिलती है, विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। और किस प्रकार होता है, तो पहले वो जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहा है, विदेशी पर्यटक आ रहा है, वो यहाँ पर यात्रा व्यय उसका खर्चा, उसका होटल में रहना, खाना, दुभाषीय की सहायता लेना, क्योंकि जो फॉरेन पर्यटक है, जो जर्मनी से आया है, जो स्पेन से आया है, जो पुर्तगाल से आया है, इटली से आया है या अन्य किसी देश से आया है, उसको निश्चित है भारत की भाषा नहीं आती, तो यहाँ पर उसको घूमने के लिए उसे दुभाषीय की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये जो दुभाषिया काम करता है उसको रोजगार मिलता है। समाचार पत्रों द्वारा, संदर्भ साहित्य द्वारा, स्थानीय खाद्य पदार्थ वो खरीदते हैं, हस्तकला की वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, और इसके अलावा अन्य वस्तुओं की खरीद फरोख्त। कुछ जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपने यादों के लिए, कुछ अपने समेट कर रखने के लिए यहाँ की स्थानीय वस्तुएं खरीदते हैं कि अरे हम भारत में गए थे तो यहाँ की कौन सी चीज फेमस है, उसको ले चलो। लोगों को उपहार देने के लिए हम सामान खरीदते हैं। तो इस तरह से कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग, इन सबको बढ़ावा मिलता है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन को बहुत ही एक अहम केंद्र बनाकर रखा है अपने अर्थव्यवस्था के लिए, और महाराष्ट्र में अनेक पर्यटक स्थल हैं। पंढरपुर, शिरडी, शेगांव, तुलजापुर, कोल्हापुर, नाशिक, पैठण, त्र्यंबकेश्वर, देहू, आळंदी, जेजुरी, बाप रे कितने नाम गिनाऊं मैं। ये सारे हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। इस हाजी मलंग, नांदेड़ का गुरुद्वारा, मुंबई का माउंट मेरी चर्च, यानी महाराष्ट्र में आपको सर्वधर्म संभाव के झलक दिखलाते हुए ये सारे हमारे विरासत स्थल जो हैं, पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा यदि हम प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिखलदरा, ये ठंडी हवा के स्थान हैं। यदि हम भौगोलिक पर्यटन की बात करें तो अनेक बांध परियोजनाएं हमारे राज्य में चलती हैं। कोयना नगर, जायकवाड़ी बांध परियोजना, भाटघर बांध परियोजना, चांदोली बांध परियोजना, सागरेश्वर, ताडोबा अभयारण्य, ये सब महाराष्ट्र के अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं। हम यहाँ देख रहे हैं जायकवाड़ी औरंगाबाद के पास, चिखलदरा
विदर्भ प्रदेश में भाटगर बांध और ताडोबा ताडोबा अभयारण्य। तो इस तरह से पर्यटन स्थल हम देख रहे हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में देखें तो शेगांव, मुंबई का माउंट मेरी चर्च, आळंदी पुणे के पास, गुरुद्वारा हुजूर साहिब नांदेड़, ये ऐसे अनेक धार्मिक हमारे सद्भावना दर्शाते हुए हमारे पर्यटन स्थल। तो महाराष्ट्र ने इस बात की तरफ ध्यान दिया और 1975 ईस्वी में महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल निगम की स्थापना की गई, जिसे हम कहते हैं MTDC, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पूरे महाराष्ट्र में अनेक अपने सेंटर बनाए हैं, अनेक जगहों का उन्होंने फोकस किया है और यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र में 47 स्थान पर पर्यटकों के निवास की सुविधा की गई है। इनमें 4000 से अधिक पर्यटकों के रहने की व्यवस्था है और इसी के साथ साथ वहां पर न केवल रहना बल्कि खाना पीना सभी चीज की सुविधा आपको मिलती है। और कई ऐसे MTDC के कई ऐसे पर्यटक निवास पर मैं गई हूँ। यहाँ पर हम जो चित्र देख रहे हैं ये है रत्नागिरी जिले में गणपतिपुले के पास स्थित एक पर्यटक निवास है MTDC का। इसी तरह माथेरान में बना हुआ बहुत ही सुंदर निवास है। भंडारदरा में MTDC के बहुत अच्छे स्थल हैं, निवास स्थान बने हुए हैं। और ये मैं सब इसलिए कह रहे हैं कि ये सब मैंने व्यक्तिगत रूप से देखे हुए हैं। औरंगाबाद में जो MTDC का बना हुआ है क्षेत्र, बहुत सुंदर है वो कैंपस। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक बहुत ही अनोखा प्रयोग हुआ है, बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि हम कह सकते हैं पूरे भारत में प्रथम अनूठा एक है हमारे यहाँ पुस्तकांचं गांव, पुस्तकों का गांव। महाबलेश्वर के निकट भिलार एक जगह है, यहाँ गांव है। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है। और इस गांव की खासियत क्या है? अभी स्ट्रॉबेरी तो बहुत जगह होता होगा, लेकिन इस गांव की खासियत क्या है? आम्ही याला पुस्तकांचं गाव का म्हणतो? कारण यहाँ पर हर घर में एक लाइब्रेरी बनी हुई है और पर्यटकों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। वाचन आंदोलन का प्रचार हो। आज इस ऑनलाइन के दौर में लोगों की पढ़ने की तरफ रुचि कम हो गई है, पुस्तक पढ़ने के प्रति तो रुचि और कम हो गई है। तो पुस्तकें पढ़ी जाएं, उसका प्रचार हो। इसलिए मराठी भाषा के नए पुराने लेखकों की, मराठी भाषा के संत साहित्य की, मराठी भाषा के कहानी, उपन्यास, कविताएं, ललित साहित्य, नारी साहित्य, बाल साहित्य, ऐसे अनेक विधाओं में यहाँ पर आपको पुस्तकें उपलब्ध हैं और यहाँ पर हम वाचन का आनंद ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है कि आपको पुस्तक पढ़नी है तो कुछ पैसा भरना है उसके लिए। तो यदि आप कभी महाबलेश्वर घूमने जाएं तो यहाँ भिलार गांव में अवश्य जाएं। पुस्तकांचं गांव, पुस्तकों के गांव को जरूर देखें, वहां से कुछ पुस्तकें पढ़ें, वहां उसका शब्द आजकल प्रचलन में है हेरिटेज वॉक, यानी विरासत की घुमक्कड़ी। अब हम सोचेंगे कि विरासत की घुमक्कड़ी क्या है? तो यह है ऐतिहासिक विरासत स्थानों की सैर करने को हम कहते हैं हेरिटेज वॉक। जहां इतिहास घटित हुआ है वहां प्रत्यक्ष जाकर इतिहास को महसूस करना, इतिहास को समझना, यह जो कंसेप्ट है, ये जो बोध है, ये हेरिटेज वॉक में आता है। और इस तरह के संपूर्ण उपक्रम पूरे विश्व में चलाए जा रहे हैं। भारत में तो बहुत शताब्दियों का क्या, उससे प्राचीन इतिहास भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। प्रत्येक राज्य में भारत के ऐतिहासिक स्थल हैं और इसमें प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं, मध्ययुगीन ऐतिहासिक स्थल हैं, आधुनिक स्थल हैं। और ऐसे तो मैंने कहा ना, पहले भी मैंने कहा कि भारत को यदि हम एक पर्यटन के लिए केंद्र मानकर चलें तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पर्यटन स्थल भारत में आपको मिलेंगे। और यदि भारत पर्यटन को एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित करे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो सकती है, रोजगार की समस्या हल हो सकती है। तो महाराष्ट्र में ऐसे मुंबई और पुणे में इस तरह के हेरिटेज वॉक का उपक्रम चलाया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर का हेरिटेज वॉक तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये जो नए नए उपक्रम पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे हैं, निश्चित इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।
हम सब एक कसम लेते हैं, जिस तरह से हम शाला में जाते हैं तो प्रतिज्ञा लेते हैं, उसी तरह हम पर्यटन स्थानों के संरक्षण के लिए भी संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या लेते हैं संकल्प? कि मैं पर्यटन स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखूंगा, कूड़ा करकट कहीं नहीं फेंकूंगा। आप सब भी इसको मेरे बात दोहराते चलिए। किसी भी ऐतिहासिक वास्तु के सौंदर्य को नष्ट नहीं करूंगा। यदि हम सब इस संकल्प पर कटिबद्ध हो जाएं तो हमारा देश निरंतर पर्यटन में एक नया मुकाम बनाए रखने में सफल होगा। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। धन्यवाद।